सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. नमस्कार. आज गुरुत्वाकर्षण पाठ को शुरुआत किए हुए 2-3 तासिका हो गई. आज की तासिका में हमारा पाठ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखो. जो 4 पॉइंट है वो 2-4 पॉइंट को हमें देखना है. पहले क्या आप जानते हैं क्या, इससे हम शुरुआत करेंगे. गुरुत्वीय लहरें यानी ही ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जानकारी लेंगे. आप सभी को पता है कि जब हम तालाब के बाजू में बैठते हैं तब एक आध पत्थर तालाब में डालने पर लहरों का निर्माण होता है. तो ये पानी की लहरें, जो आपको मालूम है कि पत्थर डालने पर पानी की लहरें कैसे निर्माण होती है. ये देखने के बाद आपने दूसरा एक उदाहरण देखा होगा कि 2 मित्र एक दूसरे के साथ डोरी खींचकर खड़े हैं. कभी कभी वो भी क्या करते हैं, डोरी को आगे पीछे करते हैं, और जैसे ही डोरी को आगे पीछे करते हैं तब उधर भी लहरों का निर्माण होता है. तो डोर द्वारा निर्माण हुई लहरें हैं. तो देखो 2 उदाहरण हमने देखे कि लहरों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में. ये देखने के बाद प्रकाश का एक उदाहरण देती हूँ. प्रकाश तरंगों को भी आपने देखा है कि हम बैटरी टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च मारने पर जो प्रकाश की तरंगों का निर्माण होता है उसके बारे में भी हमने जानकारी ली है. तो ये प्रकाश की जो तरंगे हैं उन्हें ही हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं. तो अभी हम आए विद्युत चुंबकीय तरंगों पर, और ये प्रकाश की तरंगे जो है यही विद्युत चुंबकीय तरंगे. इतना ही नहीं, कुछ खगोलीय पिंड अवकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों उत्सर्जित करती है. फिर से एक बार देखो, खगोलीय पिंड जो अवकाश में है वो अलग अलग खगोलीय पिंड क्या करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करते हैं. और इन तरंगों को हम पृथ्वी पर रहकर एक उपकरणों द्वारा इकट्ठा करते हैं, और उपकरणों द्वारा इकट्ठा की हुई इन तरंगों द्वारा फिर हम अलग अलग विश्व के बारे में जानकारी हासिल करते हैं. हम इधर देख के ही अलग अलग विश्व के बारे में जानकारी हासिल करते हैं. जैसे अभी अभी चीन द्वारा हुआ भारत पर हमला, उधर उपग्रह द्वारा हमें पता लगता है कि चीनी सैनिक जो हमारे भारत के सीमा के अंदर आए हुए थे, ये सैटेलाइट द्वारा पता चलता है. तो वैसे ही ये कुछ विश्व के बारे में पूरी जानकारी हम उपग्रह द्वारा हम हमारे टीवी चैनल पर या अलग अलग जगह इंटरनेट पर हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं. तो ये अलग अलग उपकरण यानी कौन से उपकरण अभी पता चला होगा. ये देखने के बाद मैं आगे जाऊंगी. देखो, गुरुत्वीय तरंगों को हमें देखना है. तो गुरुत्वीय तरंगे एकदम अलग प्रकार की तरंगे हैं. इन्हें अंतरिक्ष काल की तरंगे भी कहते हैं. शब्द देखो, इन्हें अंतरिक्ष काल की तरंगे भी कहा जाता है. इनका अस्तित्व की संभावना 1916 में 1916 में आइंस्टाइन ने दी. 1916 में आइंस्टाइन ने दी. फिर से एक बार देखो, हम गुरुत्वीय तरंगे देख रहे हैं, और गुरुत्वीय तरंगों को अंतरिक्ष काल तरंगे भी कहते हैं. और 1916 ईस्वी सन 1916 में आइंस्टाइन ने इसकी होने की संभावना दी. और बाद में हमारे भारतीय जो वैज्ञानिक है वो 100 साल के बाद यानी 2016 में यह आइंस्टाइन ने की हुई भविष्यवाणी वो सही साबित हुई. अलग अलग जो भारतीय वैज्ञानिक हैं और इन्होंने इसको खोज निकालकर इन भविष्यवाणी को 100 साल के बाद पश्चात सिद्ध किया. इस खोज के द्वारा विश्व की जानकारी मिलने के लिए एक नया मार्ग खुल गया. यानी गुरुत्वीय लहरों के द्वारा या गुरुत्वीय तरंगों के द्वारा विश्व की अलग अलग जानकारी प्राप्त करने की एक नई खोज प्राप्त हुई. अभी तक हम केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग कर रहे थे और विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा विश्व की जानकारी प्राप्त कर रहे थे. लेकिन एक नया जो ईस्वी सन 2016 में आइंस्टीन ने जो 1916 में की हुई भविष्यवाणी 100 साल के पश्चात अलग अलग भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हुई, इसका हम अभी अभी उपयोग कर रहे हैं.
ये देखने के बाद देखो, ये जो खगोलीय पिंडों द्वारा उस म्हणजे केवल खगोलीय पिंड यह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करते हैं ऐसा नहीं, तो ये गुरुत्वीय तरंगे भी उत्सर्जित करते हैं। और इन गुरुत्वीय तरंगों को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने अत्यंत संवेदनशील उपकरण विकसित किया। ध्यान में रखो, मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, ये उत्सर्जित की जाने वाली गुरुत्वीय तरंगों को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने एक संवेदनशील उपकरण को तैयार किया। और इस संवेदनशील उपकरण को क्या बोलते हैं देखो, लिगो बोलते हैं। लिगो का लॉन्ग फॉर्म दिया हुआ है लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो लिगो द्वारा हम इन गुरुत्वीय तरंगों को क्या करते हैं, तो संवेदनशील इन किरणों को इकट्ठा करते हैं, इस उपकरण द्वारा इकट्ठा करते हैं। ये देखने के बाद हम आगे जाएंगे। अगला हमारा देखो, अभी गुरुत्वीय लहरें या नहीं ग्रेविटेशनल वेव्स, तो ये किधर किधर या कहाँ कहाँ प्राप्त होती है वो हमने देखा। तो पहला ही मैंने आपको उदाहरण दिया ये कि जब मैं पानी में एक हाथ पत्थर डालती हूँ तो तरंगों का निर्माण होता है। तो ये लहरें या नहीं तरंगों का निर्माण होता है, या मैं बोलूँगी पानी की तरंगें निर्माण होती है, यह हमने देखा। बाद में मैंने आपको कहा दो मित्र जब डोर पकड़ते हैं तो डोर पकड़ने के बाद वही उन्होंने हिलाने के बाद मिली हुई लहरों के बारे में आपको पता है। ये देखने के बाद मैंने आपको प्रकाशीय तरंगों के बारे में जानकारी दी है। प्रकाशीय तरंगे ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनके बारे में मैंने जानकारी दी। ये देखने के बाद अभी हम आइंस्टाइन के बारे में जानकारी लेंगे। मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला कि इन्होंने 1916 में हमें क्या दिया था कि विद्युत या गुरुत्वीय लहरों के बारे में खोज निकाला था या होने की संभावना दी थी। फिर से एक बार देखो, ये आइंस्टाइन वैज्ञानिक है। इन आइंस्टाइन वैज्ञानिकों ने क्या किया था, तो 1916 में गुरुत्वीय लहरें का अस्तित्व होने की संभावना दी थी, जो 100 साल के पश्चात यानी 2016 में वो सिद्ध साबित हुई। तो ये देखने के बाद मैं और भी आपको कुछ इधर कौन सी लहरें, तो इधर विद्युत चुंबकीय लहरों का उदाहरण देती हूँ। तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे है देखो, एक एक करके देखेंगे। पहला है गामा किरण, दूसरा है क्ष किरण, इधर पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंगे। इस प्रकार अलग अलग तरंगों के बारे में हमने जानकारी ली, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर से एक बार देखो, मैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बोल रही थी, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतने सारे उदाहरण हैं। तो कौन से उदाहरण हैं, फिर से एक बार देखो, गामा किरण, क्ष किरण एक्सरे यानी क्ष किरण, बाद में पराबैंगनी किरण, और बाद में अवरक्त किरण और माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगों के बारे में जानकारी हमने हासिल की। ये देखने के बाद हम आगे जाएंगे, अगला देखेंगे। देखो अभी मुक्त पतन की बात करेंगे हम लोग। तो मुक्त पतन यानी क्या, तो फ्री फॉल। तो मुक्त पतन के कुछ उदाहरण मैंने डायग्राम में दिए। देखो अलग अलग डायग्राम आप लोगों को सामने रखिए। तो मुक्त पतन की डायग्राम में पहले फ्री फॉल यानी मुक्त पतन, ये ध्यान में रखो, इसे मुक्त पतन या फ्री फॉल कहते हैं। ये देखने के बाद एक उदाहरण देती हूँ। जब मैं मेरे हाथ में पत्थर लेती हूँ और इसे आगे या ऊपर की ओर इसे फेंकती हूँ, तो ऊपर की ओर फेंकने के बाद कुछ देर तक ऊपर जाएगा, एक जगह स्थिर होगा, और स्थिर होने के बाद धीरे धीरे वो नीचे आता है। नीचे आते समय उसका वेग बढ़ता है और वो ज़मीन पर आता है। इधर जब मैं ऊपर पत्थर को फेंकती हूँ तो जो जी है यानी त्वरण है वो -g होता है। तो इसलिए ऊपर फेंकते समय त्वरण क्या होता है, -g। ये मैंने आकृति में दिखाया है। ये देखने के बाद इसने एक पत्थर हाथ में लिया है, उसका प्रारंभिक वेग 0 है। तो वो भी मैंने दिखाया कि पत्थर हाथ में लेने के बाद उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। ये भी दिखाया मैंने। बाद में और एक उदाहरण इधर दिया है कि मैं अलग अलग सूर्य के चारों ओर घूमने वाले अलग अलग ग्रहों के बारे में आपको जानकारी पहले ही दे चुकी हूँ, और ये भी क्या करते हैं, तुम मुक्त पतन करते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको इधर दिया। तो पहले ना मुक्त पतन की मैं परिभाषा बोलती हूँ। तो परिभाषा क्या है देखो, मुक्त पतन यानी क्या, तो उसकी परिभाषा देखेंगे। देखो मुक्त पतन, इधर कोई भी पिंड उसके ऊपर पृथ्वी का
एक गुरुत्वीय बल होता है और गुरुत्वीय बल के कारण सभी पिंड गुरुत्वीय बल के कारण क्या होते हैं, पृथ्वी के केंद्र की दिशा में जाते हैं, उसे ही मुक्त पतन कहते हैं। ये देखने के बाद हम आगे जाएंगे। देखो, मुक्त पतन के बारे में 2-4 जानकारी लेने के बाद एक प्रश्न है, उससे पहले थोड़े मुक्त पतन के बारे में और जानकारी देती हूँ। क्या है देखो, मुक्त पतन में ऑलरेडी मैंने अभी परिभाषा बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड क्या होता है, नीचे आता है, तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। ये देखा हमने। तो मुक्त पतन के समय समझो एक हाथ पत्थर मैंने हाथ में लिया, तो हाथ में लेने के बाद इस पत्थर पर कौन से बल है, तो एक मेरे हाथ द्वारा लगाया गया स्नायु बल, बाद में गुरुत्वाकर्षण बल जो भी उस पत्थर पर केंद्रित है, लेकिन आपके हाथ के कारण वो स्थिर हुआ है। जैसे ही मैं उसको छोड़ती हूँ वैसे पत्थर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है। ये भी हमने देखा। और भी एक पत्थर पर एक बल होता है, और वो बल कौन सा देखो कि जब मैं इसे डालती हूँ तो हवा का घर्षण बल उसके ऊपर निर्भर होता है, तो हवा के घर्षण बल भी उस पर निर्भर है। ये इसके बारे में जानकारी हमने ली। साथ ही साथ में देखो, ऊपर आपको मालूम है पानी में डूबी हुई वस्तु प्लास्टिक की या अन्य किसी हल्की थर्माकोल की वगैरह है, तो उसको क्या करते हैं, वो तैरती है। तो क्यों तैरती है पानी पर, तो उत्प्लावक बल नीचे की ओर से कार्य करता है। वैसे ही ये उत्प्लावक बल भी उस पत्थर के ऊपर क्या है, कार्यरत है। तो ये अलग अलग बल की जानकारी हमने ली, और इसी के कारण जब पत्थर नीचे गिरता है तो नीचे गिरते समय इन सभी बलों का वो अवरोध करता है, घर्षण बल का, उत्प्लावक बल का, इन सभी बलों का अवरोध करके फिर वो जमीन पर गिरता है। अभी देखो होता क्या है, फ्री फॉल हम उदाहरण देखेंगे तो फ्री फॉल के लिए मुक्त पतन के लिए केवल निर्वात जगह ये सही है। क्यों? क्योंकि इसका कारण अभी अभी मैंने बताया कि मुक्त पतन करते समय उस पर अलग अलग बल क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। घर्षण बल, इतना ही नहीं, उत्प्लावक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और इन सभी का अवरोध करके उसको क्या होता है, नीचे जाना होता है। तो ये हमारे पृथ्वी पर जिधर माध्यम है उधर संभव नहीं है, लेकिन जिधर माध्यम नहीं है उधर ये संभव है। तो माध्यम नहीं है ना, ऐसी जगह कौन सी, तो निर्वात जगह पर यह संभव है। प्रश्न देखो क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार अधिक द्रव्यमान वाले पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अधिक होता है, फिर भी वह पिंड कम द्रव्यमान वाले पिंड की तुलना में अधिक वेग से नीचे क्यों नहीं गिरता। अभी देखो एक उदाहरण देती हूँ। एक मैंने क्या किया मालूम है, एक बड़ा सा प्लास्टिक का बॉल लिया और दूसरा एक छोटा प्लास्टिक का बॉल लिया, या इतना ही नहीं, मैंने एक बड़ा पत्थर लिया और दूसरा एक छोटा पत्थर लिया। ये दोनों पत्थरों को मैंने क्या किया, नीचे एक समान ऊंचाई से उसे नीचे छोड़ दिया। जब मैं इसको नीचे छोड़ती हूँ तो छोड़ने के बाद ये दोनों पत्थर समानता से क्या होते हैं, नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं, और इसका कारण क्या है, तो फ्री फॉल। लेकिन कभी कभी एक दूसरा एक वस्तु मैंने ली, तो इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा है। क्या है पूछा है देखो, कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के बावजूद कि अधिक द्रव्यमान वाला पिंड कम द्रव्यमान वाले पिंड के से पहले क्यों नहीं जाता, तो इसका कारण है कि दोनों पिंडों पर समान गुरुत्वीय त्वरण होने के कारण वेग दोनों का क्या होता है, समान होता है। फिर से एक बार देखो, इधर प्रश्न पूछा है कि अधिक द्रव्यमान वाला पिंड कम द्रव्यमान वाले पिंड से पहले क्यों नहीं जाता, तो इसका कारण अभी अभी मैंने बताया कि उधर प्रयुक्त होने वाला गुरुत्वीय त्वरण के कारण उन दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण एक ही ऊंचाई पर है। दोनों जब मैं छोड़ती हूँ दोनों पत्थरों को, तो एक बड़ा पत्थर और छोटा पत्थर ये समान ऊंचाई पर होने के कारण होता क्या है, उधर एक समान त्वरण उस पर लगता है, और एक समान त्वरण लगने के कारण ये दोनों पिंड जमीन पर समान आते। तो इधर देखो मैंने आपको बल दिखाया, दोनों पर mga बल लगता है। बाद में ये भी देखो, ये जो है Fgmm r का वर्ग, ये भी हमने देखा। तो ये आकर्षण बल और ये बल है गुरुत्वीय बल, ये आकर्षण बल F mg और ये गुरुत्वीय बल Gmm स्लैश या बटे r का वर्ग। इधर होता क्या है देखो, ये दोनों FF होने के कारण ये दोनों वैल्यू मैंने समान ली।
दोनों मान मैंने क्या लिए, समान लिए। तो mg बराबर gmm बटे r का वर्ग ऐसा लिया। होता क्या है, इधर का m चला जाता है और केवल g रहता है, और g यानी क्या, gm बटे r का वर्ग। तो इधर देखो, मुझे वही कहना था कि इधर क्या है, गुरुत्व त्वरण, अधिक द्रव्यमान वाला एक हाथ पिंड हो या कम द्रव्यमान वाला पिंड हो, दोनों पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, समान होता है। g यानी गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल g यानी क्या, गुरुत्व त्वरण। तो ये गुरुत्व त्वरण समान आने के कारण कि ये दोनों पिंड पृथ्वी पर समान गिरते हैं या एक ही समय गिरते हैं, यह हमने देखा। आगे मुक्ति वेग या पलायन वेग, उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखो, तो मुक्ति वेग और पलायन वेग, इसके बारे में 2-4 जानकारी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किसे कहते हैं मुक्ति वेग। पहले परिभाषा, और मुक्ति वेग यानी ही पलायन वेग। तो पहले मुक्ति वेग के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मालूम है होता क्या है, मुक्ति वेग जब हम एक हाथ पत्थर ऊपर छोड़ते हैं तो ऊपर छोड़ने के बाद कुछ ऊंचाई वो धारण करता है और उसी ऊंचाई से वो क्या होता है, नीचे आता है। उस एक जगह स्थिर रहकर वो ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। तो इधर क्या हुआ ये कि पत्थर नीचे ही आता है। लेकिन अब एक दूसरा मैं उदाहरण देती हूँ। कभी कभी होता क्या है कि आप अधिक वेग से पत्थर डालते हो। जब अधिक वेग से पत्थर डालने पर वो अधिक ऊंचाई धारण करता है। जितना आप वेग अधिक बल लगाओगे उतना वेग भी क्या होगा, या ऊंचाई भी उस पत्थर की क्या होगी, अधिक होगी। और अधिक ऊंचाई के बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है। लेकिन एक उदाहरण है कि एक ऐसा वेग, प्रारंभिक वेग ऐसा है कि जो मुक्ति वेग के समान है, और मुक्ति वेग के समान होने के कारण आप प्रारंभिक वेग अधिक लगाते हो तो एक गुरुत्वाकर्षण बल के परे आपकी वस्तु जाती, गुरुत्वाकर्षण के परे वस्तु जाती है, और वो गुरुत्वाकर्षण के परे गई तो वो नीचे जमीन पर नहीं आती, वो क्या होती है, आपके अवकाश में वो स्थिर रहती है। तो यही उदाहरण कौन से, कृत्रिम उपग्रह की। वो कृत्रिम उपग्रह क्या है, हम जो इधर के सैटेलाइट भेजते हैं, तो सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह भेजने के बाद इतना वेग देते हैं, प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक वेग मुक्ति वेग के समान होता है। और मुक्ति वेग के समान होने के कारण वो गुरुत्वाकर्षण बल के परे जाते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल के परे जाने के बाद उधर वो एक स्थिर कक्षा में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। तो होता क्या है, सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह ये उसके ही उदाहरण है कि वो क्या है, मुक्ति वेग या पलायन वेग के परे होने के कारण उनका वेग जो है वो मुक्ति वेग कहेंगे। इसलिए वो, या मैं बोलूँगी उधर उस कक्षा में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, और वो नीचे आते ही नहीं, उधर तैरते ही रहते हैं। ये उसका ही है। तो देखो, ये देखने के बाद देखो, प्रारंभिक वेग मुक्ति वेग के बराबर होने से पृथ्वी के पृष्ठभाग के सीधे ऊपर जाने वाला पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के परे होता है, या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होता है। तो उसी को ही क्या कहते हैं, हम मुक्ति वेग कहेंगे। अभी देखो, ये मुक्ति वेग जो है पृथ्वी के पृष्ठभाग पर देखेंगे, तो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर मुक्ति वेग की जानकारी लेंगे। देखो, तो पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा 1/2 mv वर्ग होती है, और पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है, Gmm/r होती है। और कुल ऊर्जा करूंगी तो E बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा हमने देखी 1/mv², स्थितिज ऊर्जा -gmm/r ऐसी है, इसलिए मैंने इधर -gmm/r ली। ये देखने के बाद देखो, इधर अभी अनंत दूरी पर, यानी जिधर वो पृथ्वी के पृष्ठभाग के परे होते हैं, यानी अनंत दूरी पर, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0। क्यों, अनंत दूरी पर अंतिम वेग 0 होता है। तो जब मैं इधर v में मान 0 डालूंगी, अंतिम वेग 0 डालूंगी, तो मेरा गतिज ऊर्जा अनंत दूरी पर क्या होगी, 0। और स्थितिज ऊर्जा -gmm और बटे इन्फिनिटी का चिन्ह नहीं है। तो इन्फिनिटी यानी अनंत दूरी पर की त्रिज्या नापी नहीं जाती, और नापी न जाने के कारण
इन्फिनिटी ये मैंने डाला, और इसलिए ये भी मान क्या होता है, ज़ीरो होता है। और अनंत दूरी पर होने वाले वस्तु पर जो कुल ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, और इसलिए कि बराबर कितनी आती है, ज़ीरो आती है। और ऊर्जा अविनाष्ट के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, कुल ऊर्जा अविनाष्ट के नियम के अनुसार निकालेंगे। तो E1 बराबर E2 लेंगे हम लोग। E1 बराबर E2 यानी हमने अभी देखा पृथ्वी के पृष्ठभाग पर होने वाली कुल ऊर्जा और अनंत दूरी पर होने वाली कुल ऊर्जा। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर होने वाली कुल ऊर्जा यानी E1 बराबर E2 यानी अनंत दूरी पर होने वाली कुल ऊर्जा। ये मैंने लिया। लेने के बाद आपको देखो जो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर है वो 1/2 mv²। इधर मैंने एक्सेप्ट वेलोसिटी यानी मुक्ति वेग, तो उसे क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, एक्सेप्ट वेलोसिटी, तो वो मैंने ली है -gmm/r। ये हमने पृथ्वी के पृष्ठभाग पर होने वाली कुल ऊर्जा लिखी, और मैंने अनंत दूरी पर की ऊर्जा क्या दिखाई है, 0, तो इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तैयार हुआ। इक्वेशन फिर से एक बार देखो, मैंने इक्वेशन तैयार करते समय पृथ्वी के पृष्ठभाग पर होने वाली कुल ऊर्जा ली, और पृथ्वी के पृष्ठभाग पर होने वाली कुल ऊर्जा 1/2 mv² माइनस gmm/r इक्वल टू 0 क्यों, तो E2 क्या है इधर, 0, यानी अनंत दूरी पर होने वाली कुल ऊर्जा क्या है, 0। ये ऑलरेडी हमने पहले ही देखा था, क्योंकि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था। ये देखने के बाद देखो अभी मैं ना v² बराबर gmm/r, ये इक्वेशन कैसे आता है, देखो इधर मैंने ये स्मॉल m क्या किया, कैंसिल किया। जब मैं स्मॉल m कैंसिल करती हूँ तो v² वैसा ही रहता है, लेकिन ये भर में दो इधर जाके क्या हो जाएंगे, गुना, तो माइनस का चिन्ह जाता है, गुना आया 2 gmm/r ये आया। बाद में v बराबर अभी v² था, तो मैं मुझे क्या करना है, वर्ग जो है उसका वर्गमूल लेना है, और वर्गमूल लेने के लिए मैंने वर्गमूल लिया, तो v² का v हुआ और इसका वर्गमूल के चिन्ह में आया, तो gmm/r। तो यह मेरा एक्सेप्ट वेलोसिटी का सूत्र आया। तो आपको मुक्ति वेग का सूत्र इधर खत्म हुआ, देखो v बराबर एक्सेप्ट वेलोसिटी यानी मुक्ति वेग बराबर करणी के चिन्ह में 2gm/r, ये आपका एक्सेप्ट वेलोसिटी का सूत्र आया। ये देखने के बाद देखो इधर इसका और एक मान मैं निकाल सकती हूँ एक्सेप्ट वेलोसिटी का। कैसे, देखो मैंने g का सूत्र मालूम है आपको, gmm/r, तो gm/gr ये वैल्यू इधर डाली, और gr वर्ग और /r, तो r कैंसिल होता है और करने में केवल क्या रहता है, 2gr। इस प्रकार तो चंद्र पर या दूसरे ग्रह पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यानों का प्रारंभिक वेग ये मुक्ति वेग से अधिक होना आवश्यक है, ताकि ये यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार चले जाए और अन्य ग्रह पर जा सके। तो ये हमने कि साधारण मुक्ति वेग कितना होना चाहिए वो निकाला, और मुक्ति वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो इतना जब होता है तब ही क्या होता है कि एक अंतरिक्ष यान या ग्रह ये क्या होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के परे जाते हैं और उधर वो क्या कहते रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो इसके बारे में हमने जानकारी ली। तो अभी देखो हमने पहले मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, मुक्ति वेग का सूत्र देखा, और मुक्ति वेग का सूत्र v वेग, इसलिए v एक्सेप्ट वेलोसिटी, और इसलिए मुक्ति वेग बराबर करणी के चिन्ह में gmm/r, ये मेन सूत्र है। लेकिन मुझे समझो gr दिया होगा तो कैसे निकालना है, तो उसके बारे में हमने जानकारी ली और उसमें हमने वैल्यू डाले, और वैल्यू डालने पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये मुक्ति वेग हुआ। तो एक आध यान या एक आध मैंने आप लोगों को कहा ग्रह ये गुरुत्वाकर्षण पार कर सकते हैं और उधर स्थिर रहते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया। ये देखने के बाद ना हल किया हुआ एक उदाहरण दिया मैंने इधर कि चंद्रमा का द्रव्यमान या उसकी त्रिज्या दी। तो चंद्रमा का द्रव्यमान 7.34 × 10⁻22 kg है। देखो फिर से एक बार देखो कि मैंने चंद्रमा का द्रव्यमान दिया, मास, तो मास बराबर 7.34 गुना 10⁻22 kg, ये उसका द्रव्यमान हो गया। त्रिज्या चंद्रमा की r
बराबर 1.74 इंटू 10⁶ या 1.74 गुना 10 का छठवां घात मीटर, ये मैंने दिया। बाद में गुरुत्वीय स्थिरांक उसका मान तो आपको मालूम ही है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का वर्ग, ये हमने देखा। तो मुक्ति वेग का सूत्र ऑलरेडी मैंने आपको दिया, v बराबर करणी के चिन्ह में 2gm/r, ये इधर लिखा, इधर वैल्यू डाली 2 इंटू 6.67 गुरुत्व स्थिरांक गुना 10 का 11वां घात, बाद में m यानी चंद्रमा का द्रव्यमान 7.34 इंटू 10⁻22, ये मैंने डाला, और r 1.74 इंटू 10⁶, ये डाली। और ये डालने के बाद ये जब घातांक मैं अलग करती हूँ, पहले इनका गुना करती हूँ, इससे भाग देती हूँ, और भाग देने के बाद मेरा जो आंसर आता है वो 2.37 किलोग्राम पर सेकंड। तो चंद्रमा पर ये मुक्ति वेग आया। तो चंद्रमा का मुक्ति वेग सबको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम अंतरिक्ष में कुछ वस्तुएं भारहीन क्यों होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अंतरिक्ष में भारहीनता क्यों आती है उसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। तो अंतरिक्ष में भारहीनता एक साधारण, उन्होंने क्या आप जानते हो इसमें दिया है कि अंतरिक्ष में भारहीनता क्यों होती है। तो ऑलरेडी हमने देखा कि इधर जो अंतरिक्ष यानी क्या, गुरुत्वाकर्षण के परे जाने वाले, तो उधर गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण पिंड पर कौन सा भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, और गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण होता क्या है कि उधर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण द्रव्यमान कम से कम होता है, और द्रव्यमान कम से कम होने के कारण ये जब हमारे हाथ से छूटी हुई वस्तु है वो क्या होते हैं, छूटने के बाद उधर स्थिर रहती है क्योंकि भारहीनता आती है। तो वही इधर उन्होंने दिया है कि भारहीनता का कारण क्या है। तो उधर साधारण जी का मान जो है, तो जी के मान में हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो साधारण पृथ्वी के द्रव्यमान से 11% की कमी आती, और 11% की कमी आने के कारण होता क्या है कि उधर अंतरिक्ष में उनका भारहीनता हमें समझ में आती। तो इसलिए सभी वस्तुएं हमें हाथ से छूटने के बाद उधर ही तैरती है, यानी भार हीन होने के कारण उधर उतने ही जगह पर तैरती है। ये मैंने आप लोगों को अभी बोला। तो अंतरिक्ष में भारहीनता क्यों आती है उसके बारे में जानकारियाँ हमने ली। इतना ही नहीं, एक मुक्त पतन के लिए आप लोग यूट्यूब पर एक वीडियो देखो, गैलीलियो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। तो मुक्त पतन के समय गैलीलियो ने क्या किया था, देखो कि इटली शहर में उन्होंने पीसा शहर में, इटली देश में पीसा शहर में उन्होंने एक झुकी हुई मीनार से 2 द्रव्यमान डाले। जैसे ही वो 2 द्रव्यमान डालता है या 2 गोले डालता है लोहे के, तो ये दोनों गोलों में से एक गोला बड़ा होता है, एक गोला छोटा होता है। ये दोनों पीसा के मीनार से डाले हुए गोले पृथ्वी पर समान कालावधि में जमीन पर आते हैं, ये उन्होंने दिखाया। लेकिन एक दूसरा उदाहरण उन्होंने दिखाया कि एक गोला लोहे का और दूसरा एक पंचों का पीस या फिदर, वो दोनों डालने के कारण जब ये दोनों डालते हैं तो होता क्या है, केवल गोला जो है वो अधिक वेग से नीचे आता है, लेकिन जो पंख है वो पंख आने के लिए, नीचे आने के लिए समय लगता है। तो ये पंख नीचे आने के लिए क्यों समय लगता है, इसका कारण आप लोग पहले ही जानते हो। तो इसका कारण फिर से एक बार देखो कि पंख नीचे आने का, पंख जो देर से नीचे आता है उसका कारण उसका घर्षण बल, उत्प्लावक बल। तो घर्षण बल और उत्प्लावक बल इनका यह अवरोध सहन करके धीरे धीरे नीचे आता है। तुलना में जो लोहे का गोला है वो घर्षण बल और उत्प्लावक बल को कम अवरोध निर्माण होने के कारण वो पहले आता है, ये अधिक अवरोध निर्माण होने के कारण ये देर से आता है। तो इस प्रकार हमने आज गुरुत्वीय लहरें, मुक्त पतन, बाद में मुक्ति वेग, इनके बारे में चर्चा की।